नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज की जो कहानी है वो एक पुनर्जन्म पे है। पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना जिसके लिए वर्जीनिया यूनिवर्सिटी मानी जाती है अपने इसी पुनर्जन्म के रिसर्च के लिए। पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। उसके जो साइंटिस्ट हैं उनको भारत आना पड़ा इस केस की जांच करने के लिए। वो भारत आए, उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ों को जांचा और परखा, इंटरव्यूज़ लिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बीच-बीच में वो जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके थोड़े-थोड़े जो क्लिप्स हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगा। तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने भी इसे सर्टिफ़ाई किया है कि ये केस बिल्कुल सही है और ये पूरी दुनिया का इकलौता केस जो कि माना गया है कि इसमें कोई भी झोल नहीं है। ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। तो शुरू करते हैं कहानी आज की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, और इटावा से लगा हुआ एक गांव है शरीफपुरा। और ये बात है 1970s की, मतलब काफी पहले की बात है। 1970s में गांव में कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे, और ना बिजली थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना सड़कें थी, ना यातायात के साधन थे। तो बहुत ही पिछड़ा था, मतलब पूरा गांव। और 1970s में ही इसी शरीफपुरा में एक परिवार रहा करता था, ठाकुरों का परिवार। उस परिवार में 3 लोग थे। और ये जो पहले क्या होता था कि गांव में इतना रोजगार नहीं, पैसे नहीं, तो लोग जो है, ज्यादातर लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे। अब इसी ठाकुर परिवार में 1968 में एक बच्ची का जन्म हुआ, और बच्ची का नाम रखा गया सुमित्रा देवी। अब चूंकि गांव में रोजगार है नहीं, तो सुमित्रा के पिताजी भी बाहर जो है वो दिल्ली में रोजगार के लिए, पेट के लिए, नौकरी के लिए, अपना घर पालने के लिए दिल्ली में उन्होंने एक छोटी मोटी नौकरी कर ली। लेकिन कुछ ही साल बीते थे कि सुमित्रा की जो माँ थी उनकी मौत हो गई। अब सुमित्रा बिल्कुल अकेली रह गई। पिता की मजबूरी है कि घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें बाहर रहना ही पड़ेगा। यहाँ सुमित्रा अकेली है, तो उनके एक जो ताऊ हैं सुमित्रा के, फिर वहां पे वो चली गई, और वहीं पे उसका बाकी का लालन पालन आगे का वहीं हुआ। अब धीरे धीरे सुमित्रा बड़ी हो रही है, लेकिन एक जो खालीपन है उसके जीवन में वो है। अब सुमित्रा 13 साल की जब हुई, तो उसकी शादी जगदीश नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई। अब जो उसका पति भी है, कुछ दिन तो उसके साथ रहा, लेकिन वही रोजगार के लिए उसे भी बाहर रहना पड़ता था। और दाम्पत्य जीवन जो है उन लोगों का काफी अच्छा, मतलब कोई क्लेश नहीं। और जगदीश जो है वो सुमित्रा को बहुत प्यार भी करता था। अब 1984 आ जाता है। दिसंबर में सुमित्रा एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसे पहली बार लगा कि कोई उसके जीवन में आया है, क्योंकि पति भी बाहर और सास ससुर जी भी घर में ही रहते हैं उसके, लेकिन वो कितनी बात कर लेगी उनसे। तो अब उसे लगा कि अब कोई ऐसा आया है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं अपना काफी समय बिता सकती हूँ, और समय मेरा कटता रहेगा। अब वो काफी खुश रहने लगी। अब 5 महीने बीत चुके हैं। 5 महीने का उसका बच्चा हो चुका है। अब क्या है, एक दिन जैसे गांव के लोग क्या करते हैं कि जो कुआं थोड़ी दूरी पे रहता है, तो वहीं पे एक ही कुएं से सभी लोग पानी भरते हैं, गांव वाले, और अपने घर का सारा काम उसी कुएं के पानी से होता है। तो सुमित्रा भी अपने घर से एक बाल्टी, और मतलब जो उसका बच्चा है उसको गोद में लिए हुए एक हाथ से, और एक हाथ से बाल्टी लिए हुए वो कुएं पे पहुंच जाती है। अब कुएं से वो पानी निकालती है, और तब तक बच्चे को रख देती है। और जब बाल्टी भर लेती है तो अपने बच्चे को उठाती है और अपनी गांव की तरफ चल देती है। ये बात है अप्रैल 1985 की। अब वो अपनी गांव की तरफ जा रही है, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में बाल्टी। अचानक से
उसे पता नहीं क्या होता है कि उसका उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है और एक हाथ उसका आसमान की तरफ, उँगलियाँ पीछे की तरफ मुड़ी हुई, साँसें बहुत तेज चलने लग गई और दाँत उसके खटखटाने लगे। अब जो लोग उसके साथ गए थे, उसको देख के घबरा गए। उसको कई आवाज़ें दी, सुमित्रा, सुमित्रा करके, उसको कोई फ़र्क नहीं। वो एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी है, आसमान की तरफ देख रही है, दाँत खटखटा रहे हैं और एक हाथ आसमान की तरफ और बच्चे को वो ज़ोर से पकड़े हुए है। अब ये सिलसिला 5 मिनट तक रहा, तब तक कुछ लोगों की भीड़ भी जमा हो गई वहां पे। 5 मिनट के बाद सुमित्रा ने पाया कि उसका बच्चा जोर-जोर से रो रहा है। अब वो बच्चे को चुप कराने लगी और बाल्टी देखा तो नीचे गिरा पड़ा है। लोगों ने उसे बताया कि क्या हो गया था तुम्हें? तो उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसने लोगों ने ये बताया कि तुम्हारे दाँत ज़ोर-ज़ोर से खटखटा रहे थे और तुम एक ही जगह पे खड़ी थी और बाल्टी हाथ से तुम्हारे छूट गई थी और बच्चा गोद में रो रहा था। उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। अब वो घर आ गई, बात आई गई हो गई, लोगों ने भी सोचा कि हो सकता है कुछ हुआ हो, नॉर्मल है। तो इसके आगे कुछ बात नहीं हुई, वो अपने घर आ गई। घर आके एक दिन मतलब 4-5 दिन बीतने के बाद एक दिन वो कोने में, अब एक जो घर होता है, छोटा-सा गाँव में घर होता है, वो गोबर से लीप के जो बनाया जाता है, उसी में ही कोने में एक किचन होता है, कोने में नहाने का होता है। तो कोने में खाना बना रही थी और उसके सास-ससुर भी थोड़ी दूरी पे बैठे थे। अब खाना बनाते-बनाते फिर से वही दौरा चालू। इस बार उसके दोनों हाथ आसमान पे हैं और बच्चा बाजू में सो रहा है सास-ससुर के बाजू में। सास दाँत के कटकनाने की जब आवाज़ सुनती है, तो वो चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसको आवाज़ें देती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ, दाँत उसके खटखटा रहे हैं और वो मूर्ति की तरह एक ही जगह पे खड़ी है। अब फिर ये सिलसिला 5 मिनट तक चलता है और 5 मिनट के बाद जैसे ही सुमित्रा को मतलब सुमित्रा नॉर्मल होती है, तो उसके सास-ससुर पूछते हैं, "क्या हो गया तुम्हें?" तो बोलती है, "क्या हुआ?" तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसकी सास-ससुर उसको बताते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ आसमान में थे और दाँत तुम्हारे खटखटा रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा लोगों ने बताया था आज से 5 दिन पहले। अब उसके सास-ससुर घबरा जाते हैं क्योंकि ये दूसरी बार था और सुमित्रा को कुछ याद नहीं इस बारे में। तो उसके पति को फिर किसी से संदेशा देके और बुलवाया जाता है। पति को इसलिए बुलाया जाता है कि हो सकता है कि अकेलेपन की वजह से ऐसा हो और कुछ दिन वो साथ में रहेगा तो सुमित्रा ठीक हो जाएगी और दूसरा कि वो इस दौरे के दौरान कहीं अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। तो ये भी देखा गया कि सुमित्रा ने फिर अपने बच्चे से थोड़ी-सी दूरी बना ली क्योंकि जिस तरीके से उसे बताया गया, तो सुमित्रा भी डर गई कि कहीं मेरी वजह से मैं अपने बच्चे को नुकसान ना कर दूँ। अब जब उसका पति आया, तो फिर वैद्य को भी बुलाया गया। वैद्य ने सारी चीज़ें टेस्ट की, मतलब नब्ज़ वगैरह टटोली, जाँच की, तो उसने बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल बताया। उसको कुछ भी ऐसा लगा नहीं, उसने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। सुमित्रा कहीं से भी बीमार नहीं है। अब धीरे-धीरे वक़्त बीत रहा है। अब आ जाती है 16 जुलाई 1985। अब इस दिन सुमित्रा अपने बच्चे के बाजू में सो रही है, बच्चा सोया हुआ है और वो भी सारा काम करके वो लेटने की कोशिश कर रही है। अचानक से फिर दोबारा उसे ये दौरा आता है और उसके ठीक उसी तरीके से दाँत खटखटाने लग जाते हैं और दोनों हाथ आसमान पे। लेकिन इस दिन एक अजीब चीज़ और हुई, वो ये हुई कि सुमित्रा ने कुछ बोला और वो ये बोला कि आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। अब सब लोग वहीं पे खड़े हैं, गाँव के कुछ लोग भी हैं, सभी घबरा जाते हैं, थोड़ा दूर हट जाते हैं और सास-ससुर वहीं बाजू में ही बैठे हैं, वो ये सब चीज़ें सुन रहे हैं। तो 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मतलब आज 16 है, 19 तारीख को मेरी मौत हो जाएगी। अब सभी डरे हुए हैं, 17 और 18 तारीख तो ठीक से गुजर गई
कुछ नहीं हुआ। अब आ जाती है 19 जुलाई। अब 19 जुलाई को इस दौरान 3 दिनों में उसका खास ध्यान रखा गया। पति ही पानी भर के लेके आता था, उसे कोई काम नहीं करने दिया गया चूल्हे पे। हो सकता है आग से जल जाए, हो सकता है पानी लेने जाए तो कुएं में गिर जाए। मतलब उसको ऐसी चीजों से रोका गया जहां उसकी मौत हो सकती है, तो उसको घर में ही रखा गया और अपनी नजरों के सामने, और उसको कोई काम नहीं करने दिया गया कि 19 तारीख को किसी तरीके से टल जाए तो उसके बाद हम लोग सांस लेंगे। अब 19 तारीख को दोपहर आ जाती है। उसके सास ससुर और परिवार वाले यही सोचते हैं कि चलो दोपहर का वक्त बीत गया, अभी कुछ ही घंटे और बाकी है, ये अगर निकल जाए तो हमारा मन का वहम निकल जाएगा कि ये सब झूठ था। अब शाम हो जाती है। शाम को सुमित्रा जो है, क्योंकि 3 दिन से घर में ही थी, वो बाहर नहीं गई थी, अब उसका दम घुट रहा था, तो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है वो कि थोड़ा सा मैं बाहर का वातावरण और थोड़ा सा चेंज हो। दरवाजे पे ही खड़ी है वो। इतने में उसकी एक जो सहेली थी वो वहां से गुजर रही होती है, तो अब उसको देख के वो आवाज लगाती है और उसकी सहेली थोड़ा सा आगे आ जाती है और ये भी घर के दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकल के उससे बातें कर रही है। अब बातें चल रही है, कुछ देर ही बीते थे बात करते हुए, अचानक से सुमित्रा को वापस से वो दौरा पड़ा और इस बार उसके दांत नहीं कटकटा रहे और उसके दोनों हाथ जहां पे नीचे ही हैं, लेकिन वो एक जड़ मूर्ति की तरह, जैसे बिल्कुल स्टैचू होता है वैसे खड़ी है वो। कोई हरकत नहीं, आंखें खुली हुई आसमान की तरफ, दोनों हाथ नीचे, दांत बिल्कुल उसके नहीं कटकटा रहे। अब उसको किसी तरीके से उठा के अंदर लाया जाता है और सब लोग हवा करने लगते हैं पंखे की, और कोई उसका पाँव में मालिश कर रहा है कि क्या हो गया। फिर वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, नब्ज टटोलते हैं और बोलते हैं कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। सभी लोग शौक, रोना गाना चालू, सभी मातम, पूरा वातावरण मातम में बदल गया। गांव में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लग गई कि ये क्या हो गया अचानक से, कि जो उसने बोला था 19 तारीख का, 19 तारीख को ही उसकी मौत हो गई। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अब सभी लोग डर जाते हैं और चूंकि वैद्य जी ने बोल ही दिया है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो गांव में क्या होता है कि बहुत ज्यादा देर तक, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, तो रात भर लाश को नहीं रखा जाता। तो गांव वालों ने यही बोला कि जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग मतलब अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो गांव में उस समय कोई ऐसा शमशान वगैरह था नहीं प्रॉपर, तो उन्होंने तय किया कि खुले मैदान में हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। अब कुछ लोग लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं और घर में जो उसकी लाश पड़ी हुई है, चूंकि वो सुहागन थी, तो जो लेडीज हैं गांव की ही उसे श्रृंगार करा रही हैं। कुछ लोग उसके सिर में तेल लगा रहे हैं। ये गांव की प्रथा है कि उसे अंतिम समय में, अंतिम संस्कार में से पहले अंतिम श्रृंगार किया जाता है। वही प्रोसेस चल रहा था। गांव के लोग सभी इकट्ठा हैं, बाहर जेंट्स खड़े हैं, अंदर लेडीज, सब उसका श्रृंगार करने में लगे हैं। अब ये इस बात को आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे के बाद एक लेडी बाहर की तरफ भागती है चिल्लाती हुई। कोई समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। इतने में दूसरी लेडी बाहर की तरफ भागती है चिल्लाते हुए। जब गांव वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो लेडी बताती है कि सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल ली है। अब सब लोग भौचक के, वैद्य जी को वापस बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, नब्ज टटोलते हैं और वो कहते हैं कि सुमित्रा जिंदा है, चमत्कार हो गया। अब जो मातम चल रहा था वो खुशी में तब्दील हो जाता है। उसका पति वही है, सभी सास ससुर रोने लग जाते हैं। उसका पति जब आता है, सुमित्रा को गले से लगा लेता है। सुमित्रा अचानक से जगदीश को जोरदार धक्का मारती है, बोलती है दूर हटो, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। अब पति को
चौंका दिया इस घटना ने। अब वैद्य जी को फिर बुलाया गया कि ये क्या हो रहा है? उसने अपनी सास को पहचानने से मना कर दिया, ससुर को पहचानने से मना कर दिया और उसने ये भी बोला कि तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानती। अब वैद्य जी आए, उन्होंने बोला कि अभी-अभी इसकी डेथ हुई थी और वापस इसने ये अपने रूप में आई है, तो हो सकता है कि कुछ देर थोड़ा आराम करने दो, इसको शॉक लगा है, तो कुछ देर आराम करने दो, फिर बाद में बात करना। अब अगला दिन आ गया, अगले दिन भी उसने किसी को नहीं पहचाना और उसका रवैया वैसा ही, किसी को पहचान नहीं रही। तब तय किया गया उसके बेटे को, जिसको उसने पैदा किया है, उसको ले जाया गया। उसने भी अपने बेटे को दूर कर दिया, बोली ये मेरा बेटा नहीं। अब ये थोड़ा मैटर सीरियस होता जा रहा है, लेकिन सभी ने ये सोचा कि शायद बीमार है तो सुमित्रा ही। तो बात आई गई हो गई, वो भी अपने उसी घर में ही है, लेकिन वो रोज एक लेटर लिखा करती थी और लेटर जो है वो जगदीश को, अपने पति को दे देती थी कि जाओ इसे पोस्ट कराओ। अब जगदीश है, अब सोचता है कि ठीक है, अभी वो जाता है रोज डेली, जो कभी कभी जो लेटर लिखती थी सुमित्रा, अब वो किसको लिखती थी, पति तो अनपढ़ था उसका, वो जाता है उसके कहे मुताबिक पोस्ट में वहीं पे वो लेटर बॉक्स में डाल के आ जाता है। अब दिन बीत रहे हैं, 3 महीने बीत गए, लेकिन इस बीच सबको ये ताज्जुब हुआ कि सुमित्रा तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, तो वो लेटर कैसे लिख रही है? तो ये भी एक उन्होंने सोचा कि ये दौरे का एक पार्ट होगा। तो मन मार के, और जितनी भी जो थोड़ी बहुत बात होती थी बस वही होती थी, खाना वाना सब दे दिया जाता था और इसी तरीके से चल रहा था। 3 महीने बीत जाते। 3 महीने के बाद 20 अक्टूबर 1985 को एक शख्स उस गांव में दाखिल होता है और वहां कुछ लोगों से पूछता है कि यहाँ कोई ऐसी लेडी है, ऐसी औरत है जिसको दौरे पड़ते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करती है वो। तो गांव वालों ने उसको सुमित्रा के घर तक उस शख्स को छोड़ दिया। सुमित्रा अंदर बैठी है, बाहर उसका पति है और सास ससुर हैं। वो शख्स आता है, उसके पति को बोलता है कि क्या आपके यहाँ कोई लेडी है जो जिसको दौरे पड़ते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करती है? तब वो बताता है कि हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तब वो अपने बारे में बताता है कि मैं राम सिया त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं एक स्कूल में हेडमास्टर हूँ और इटावा से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है डिबियापुर, मैं वहां रहता हूँ और कुछ महीनों से, मतलब 3 महीनों से मेरे पास कोई लेटर लिख रहा है, कोई लेटर भेज रहा है, तो मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। अब जब ये बातचीत चल रही थी, मतलब उसके पति में और राम सिया त्रिपाठी में, तो वो अंदर बैठी सुमित्रा ये सब सुन रही थी। तो जैसे ही उसने आवाज उसके कानों में पड़ी, वो भाग के बाहर आई, उस राम सिया त्रिपाठी को गले से लगा लिया। अब जैसे ही गले से लगाया तो राम सिया त्रिपाठी चौंक गए और उसने थोड़ा दूर हटाया सुमित्रा को और पूछा आप कौन है? तब उसने बोली पापा, मैं आपकी शिवा हूं। तो जैसे ही शिवा नाम उनके कान में पड़ा, वो भी चौंक गए। फिर उन्होंने बताया कि 3 महीने से जो लेटर मुझे मिल रहा था, तो पहले तो मैंने नजरअंदाज किया और फिर मैंने सोचा कि एक बार चल के थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि एक दिन का ही मेरा हर्जाना होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये लगातार जो लेटर आ रहे थे तो इसके पीछे का थोड़ा भेद भी मुझे जानना था कि ये क्या है। अब जब राम सिया त्रिपाठी ने उसे हटाया तो वापस उसके पास जाके खड़ी हो गई, तो सुमित्रा मानी नहीं, उसने वापस अपने उस राम सिया त्रिपाठी को पकड़ा और रोने लगी। अब वो मान नहीं रही। अब घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है और इतने में पूरा गांव में जमवाड़ा जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है, पब्लिक आ रही है। तो राम सिया त्रिपाठी बोलते हैं कि अगर तुम शिवा हो तो मैं एक चीज लाया हूँ, एक चीज दिखाता हूँ और इसे देख के पहचानो। तो उन्होंने जो ब्रीफकेस लाए थे उसको खोला, उसमें से एक एल्बम निकाला, उस एल्बम में 15 फोटोज थी और शिवा के आगे रख दी कि पहचानो ये कौन कौन है। तो शिवा ने एक फोटो पे हाथ रखी कि ये मेरी माँ है,
फिर एक फोटो पे हाथ रखी कि ये मेरे देवर हैं, एक फोटो पे हाथ रखी कि ये मेरे दोनों बच्चे हैं और उनके सबके नाम बताए उसने। अब सास, ससुर, देवर, माता, सबका, बच्चे का, सबका नाम उसने बता दिया। एक फोटो पे उसकी अंगुली आके रुक गई और कांपने लगी। तो राम सिया त्रिपाठी ने बोला, ये कौन है बताओ? तब उसने डरते हुए बताया कि ये मेरी ननद है और इसी ने मेरा कत्ल किया है और किसी भारी चीज से, पत्थर से मार के इसने मेरा कत्ल किया था। अब जैसे ही सियाराम त्रिपाठी ये सब सुनते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और सुमित्रा को गले लगा के जोर जोर से रोने लग जाते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि ये शिवा ही है जो दूसरा जन्म लेके और यहाँ आई है। इस बीच सुमित्रा के जो पति हैं और उसके जो घर वाले हैं या गांव वाले हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। अब सिया त्रिपाठी ने, राम सिया त्रिपाठी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ और चूंकि ये लोग पढ़ने वाले घर से थे और उनके जो सिया राम त्रिपाठी हैं वो भी एक हेडमास्टर थे, स्कूल में काफी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को उस जमाने में ग्रेजुएशन करवाया था। तो शिवा पढ़ी लिखी थी और जब शिवा 18 साल की हुई, उसकी शादी छेदी लाल नामक एक लड़के से करा दी गई और 5 साल के अंदर शिवा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी शादीशुदा जिंदगी थी वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उसके पीछे ये कारण था कि शिवा जो है उनके पूरे खानदान में, अपने ससुराल के खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था उसके ससुराल वालों को। दूसरा, उनको लगता था कि इसके जो पिताजी हैं सरकारी नौकरी में हैं, हेडमास्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो कुछ डाउरी की भी डिमांड होती थी जो नहीं पूरी होने के कारण थोड़ा मनमुटाव रहता था। 18 जुलाई 1985 के दिन एक जो शिवा का ससुराल था वहां से किसी ने राम सिया त्रिपाठी को फोन किया, मतलब कांटेक्ट किया कि शिवा का जो लाश है, शिवा की डेड बॉडी, वो रेलवे ट्रैक पे पाई गई है। लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक था कि जो रेलवे ट्रैक था उसके बीचों बीच उसकी लाश पाई गई थी, कहीं पे भी चोट का निशान नहीं और ना उसके हाथ कटे ना पांव कटे कुछ, लेकिन उसके सर के पीछे पिछले हिस्से में एक चोट का निशान था, गहरे चोट का निशान। उधर ससुराल वाले, इनके अंकल ने तो खबर दे दी, लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने क्या किया कि आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर डाला शिवा का उसी दिन। इधर जब पोस्टमार्टम के बाद जो शिया राम त्रिपाठी हैं उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उसके जो छेदी लाल है और उसकी जो सास है, ससुर है, ननद है, इन सबको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जमानत उन्हें मिल गई सबूतों के अभाव में, क्योंकि अंतिम संस्कार हो चुका था और पोस्टमार्टम में सिर्फ एक चोट का निशान था और कुछ ऐसी बड़े सबूत पुलिस के हाथ लगे नहीं थे। तो इस वजह से कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और वो बरी हो गए। अब इधर ये कहानी सुनाने के बाद राम सिया त्रिपाठी से शिवा बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मैं आपके साथ चलूंगी। फिर वो राम सिया त्रिपाठी के साथ उसके घर जाती है और दोनों बच्चों को गले लगा के और रोने लगती है और दोनों बच्चों को वो पहचान लेती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद राम सिया त्रिपाठी और शिवा ने भी सोचा कि मेरा रूप तो सुमित्रा का ही है, मेरी आत्मा शिवा की है, लेकिन इसमें मेरे पति की, जो कि मुझे बहुत प्यार करता था, जो मेरी सास ससुर जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, मतलब एज ए सुमित्रा, तो उनकी क्या गलती है? और छेदी लाल का तो सारा जो भांडा फूट ही गया, उनका जो असली चेहरा है वो तो सामने आ ही गया, तो वापस जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्यों ना, ये तय हुआ कि क्यों ना जगदीश से ही उसने शादी की दोबारा और इन 2 बच्चों को, जो अपने बच्चे थे शिवा के, उसको भी अपनाया और जो वहां जगदीश और सुमित्रा का जो बच्चा था उसे भी अपनाया और वो वापस उसी गांव में, शरीफपुरा में
आके रहने लगी और लास्ट तक वो वहीं रही। और जिस बीच वर्जीनिया के जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसका पूरा इंटरव्यू लिया था। एक छोटी से छोटी चीज पता की गई और हर तरीके से इस केस को खंगाला गया कि कोई झूठ तो नहीं है। मतलब कई बार होता है कि पता लगा के भी ये सब चीजें होती है, लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने ये पूरा पता लगा के और ये सब पाया और सर्टिफाई किया कि ये दुनिया का एक लौता ऐसा पुनर्जन्म का केस है जिसमें 100% फैक्ट के साथ सच्चाई पाई गई। जैसे कई केसों में 99% या 98% या किसी में 90% होता है, यही एक इकलौता केस है जिसमें 100% सच्चाई पाई गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानियां मैं लेके आता रहूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत ध्यान रखें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।